नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर। आज हम लोग जनजातीय विद्रोह के बारे में सीखेंगे, जो कि बीपीएससी के मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बिना देर किए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जनजातीय विद्रोह। जनजातीय विद्रोह पढ़ने से पहले, इसको समझने से पहले इसके स्वरूप को समझना बहुत ज़रूरी है। तो जनजातीय विद्रोह का क्या स्वरूप है? सबसे पहले तो हम लोग कोई भी विद्रोह होती है या कोई भी घटना होती है तो उसका कारण जानेंगे कि आखिर कोई भी घटना या कोई भी विद्रोह ऐसे ही नहीं होता है। उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होते हैं, कोई ना कोई कारण होते हैं। तो जनजातीय विद्रोह का क्या कारण था? लोगों के अंदर आक्रोश आता है, अपने सरकार के प्रति असंतोष होती है, उनको लगता है कि सरकार मनमाना कर रही है, हमारे हित को ध्यान में नहीं रख के कार्य कर रही है। तो लोग धीरे धीरे क्या करते हैं, वो विद्रोह का रूप ले लेता है। सेकंड है प्रतिरोध का प्रकार, और उन लोगों ने विरोध किया तो किस प्रकार से किया। जैसे अभी हम लोग देखते होंगे कि हमारा लोकतंत्र में हम लोग विरोध कैसे करते हैं। सत्याग्रह जो कि गांधी जी का दिया हुआ है उसके माध्यम से करते हैं, या फिर ब्लैक पट्टी लगा करके लोग विरोध प्रकट करते हैं, या फिर पैदल मार्च करके विरोध प्रकट करते हैं। विभिन्न तरीके होते हैं विरोध करने के। तो वहीं हम लोग देखेंगे कि जनजातीय विद्रोह आखिर किस प्रकार का प्रतिरोध किए थे, उनका स्वरूप क्या था, और वो प्रतिरोध किस प्रकार से किया था। उसके बाद वो कौन सा रूप ले लिया। उसके बाद फिर संथाल विद्रोह और फिर मुंडा विद्रोह, दोनों को हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है। जनजातीय विद्रोह। तो जनजातीय जो हैं वो लौंग पहाड़ियों तथा जंगलों के सुदूर प्रदेशों में बसते थे। जनजातीय लोग अक्सर पहाड़ी और जंगलों के एरिया में बसते थे तथा सदियों से इन क्षेत्रों में किसी बाह्य हस्तक्षेप के बिना स्थापित भारतीय शासक सामान्यतः इनके मामले में हस्तक्षेप नहीं करते थे। किंतु इन क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन का विस्तार हुआ तो उनके मामले में ब्रिटिश हस्तक्षेप प्रारंभ हो गया था। इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि औपनिवेशिक सरकार के द्वारा अधिक से अधिक संसाधनों के दोहन के जीवन में हस्तक्षेप हुआ था। तो चूंकि अंग्रेजों को यहाँ पे उद्देश्य ही था उनकी कंपनी का कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जाए, और जनजाति लोग, जितने भी जनजाति लोग थे वो सारे पहाड़ी एरिया में रहते थे। और चूंकि हम सभी लोग को पता है कि पहाड़ों में मिनरल्स मिलते हैं, एंड बहुत सारा अगर लकड़ी लेना है या जितनी भी उपयोगी चीज़ें होती हैं, प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेज जो होती हैं वो पहाड़ी एरिया या जंगलों में मिलती हैं खास करके। और उधर तो जनजातियों का अधिकार था, उनका हक था, परंतु ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि उनके उसमें हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको अधिक से अधिक मुनाफा कमाना था। तो अधिक से अधिक संसाधनों के दोहन का प्रयास किया, जिससे क्या हुए, जनजाति लोग के जीवन में हस्तक्षेप प्रारंभ हो गया, और इससे कहीं ना कहीं जनजातियों को ठेस पहुंचना या फिर उनके जनजीवन में बाधाएं उत्पन्न होने लगी। इस कारण से जो जनजातीय थे उन्हें विद्रोह का यह कारण मुख्यतः बना था, अंग्रेजों का, ब्रिटिशर्स का या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का जनजातीय क्षेत्रों में सुदूर इलाकों में हस्तक्षेप करना। इसके कारण क्या क्या थे, तो इस विद्रोह के क्या कारण थे उसको अगर पॉइंट वाइज देखा जाए तो सबसे पहला कारण था कि जनजातीय क्षेत्र में सामुदायिक संपत्ति की अवधारणा थी, किंतु ब्रिटिश शासकों के द्वारा उन पर निजी संपत्ति की अवधारणा को आरोपित किया गया। तो जनजातीय क्षेत्र में जितने भी जंगल थे या पेड़ पौधे थे, सब पे उनकी जनजातियों की सामुदायिक संपत्ति वो मानते थे, अपना पूरे समूह का और जनजातियों का ही संपत्ति था। भारतीय राजा उस पर हस्तक्षेप नहीं करते थे, लेकिन ब्रिटिश शासकों के द्वारा उन पर निजी संपत्ति की अवधारणा को आरोपित किया गया कि यह किसी व्यक्ति जमींदार को दे दिया और बोले ये इनकी निजी प्रॉपर्टी और आप लोग मजदूरी करो, जैसे मैदानी क्षेत्रों में ये लोग करते थे। और कहीं ना कहीं यही बातें उन्हें पसंद नहीं आई, जनजाति लोगों को। सेकंड कह रहा है कि ब्रिटिशों के द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में जमींदार, ठेकेदार एवं साहूकार जैसे शोषक समूहों को स्थापित किया, और ब्रिटिशर्स ने जनजातियों क्षेत्रों में, जो कि उनका एकाधिपत्य था, सिर्फ जनजाति लोगों का अधिकार था, वहाँ पे जमींदार ले गए, ठेकेदार ले गए और साहूकार ले गए। और इन लोगों के वजह से क्या हुआ कि
यहाँ पे शोषक समूहों को स्थापित किया गया, जिस प्रकार से मैदानी क्षेत्रों में किया गया था। इसीलिए तो जब मुंडा विद्रोह और फिर जितने भी जनजाति विद्रोही लोग बाहरी लोगों को दीकू कहते थे कि ये सारे, इनको नहीं पता था कि ब्रिटिशर्स कौन है और फिर ये क्या है, जमींदार ठेकेदार, इनको सभी लोग लगते थे कि हम पे सभी लोग क्या कर रहे हैं, हमें शोषण कर रहे हैं, हमारा अधिकार को हनन कर रहे हैं। तो इसीलिए ये जमींदारों के भी विरुद्ध थे, ठेकेदारों के भी विरुद्ध थे, और तो और साहूकारों के भी विरुद्ध थे। साहूकार वो होते हैं ना जो कर्जे देते हैं, पैसे उधार देते हैं, और अब पैसे चुकते नहीं कर रहे हैं तो आपको बंधुआ मजदूरी या फिर गुलामी उस टाइम ये लोग कराते थे। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि फर्स्ट सेकंड तो हो गया ना। फर्स्ट क्या था कि निजी संपत्ति की अवधारणा को विकसित किया गया था। ऐसे कीवर्ड बस याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट था, कारण था कि निजी संपत्ति की अवधारणा। सेकंड था कि उनकी जिंदगियों में, उनके समूह में जमींदार, ठेकेदार और साहूकार की सहभागिता। और थर्ड था कि जनजातीय लोगों को अनुबंधित श्रमिक के रूप में सैनिक शिविर या बगान उद्योग में श्रमिक की तरह लगा दिया जाता था, और इन लोगों को अब इनका जो कि जंगलों पे का आधिपत्य था, जिससे अपना ये जीवन यापन करते थे, उससे हटा के इनको श्रमिक के रूप में सैनिक शिविर या फिर जहाँ भी बगान उद्योग होते थे तो वहाँ पे इनको मजदूर की तरह लगा करके इनसे काम करवाते थे। 4 पॉइंट कह रहा है कि सरकार के द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में अफीम की खेती पर पाबंदी लगा दी गई, और ये जनजाति लोग अफीम की खेती करते थे तो सरकार ने इस अफीम की खेती पर भी पाबंदी लगा दी। ये तो खैर सही था, फिर भी उन लोगों के लिए बुरा लगा उस टाइम जनजातीय लोगों के लिए, क्योंकि अगर कोई बुराई ही क्यों ना हो किसी भी सभ्यता में या किसी भी समूह में, कोई बुरा ही चीज़ क्यों ना हो, स्टार्टिंग में वो विरोध ही करेंगे क्योंकि उनको वो अच्छा लगता है, उनको वो परंपरा उनकी होती है, तो इसलिए वो थोड़ा सा लोग विरोध करते ही हैं। जैसे कि बिहार में अभी शराबबंदी लगा है, भले ही बुरा है, सब कोई मानता है, परंतु कुछ लोग इसके विरोध भी करते हैं। बहुत सारे उदाहरण देते हैं, जैसे कि इनकम नहीं हो रहे हैं या फिर अवैध रूप से हो रहे हैं वगैरह वगैरह। 5 पॉइंट कह रहा है कि देसी शराब का निर्माण पर आबकारी कर लगा दी गई, और देसी शराब जो बन रहे थे उसको अब टैक्स फ्री जो था उसको हटा करके अब आबकारी कर लगा दिया गया कि अगर आप शराब का निर्माण कर रहे हैं, आप बेच रहे हैं या खरीदने वाले खरीद रहे हैं तो हमें उस पर टैक्स चाहिए, अंग्रेजों का कहना था। ठीक है। 6 था कि झूम खेती पर पाबंदी लगा दी गई, और चूंकि जनजातीय लोगों का झूम खेती ही था। झूम खेती आप लोगों को पता होगा शायद। झूम खेती वैसी खेती होती है ना, जैसे आदिवासी क्या किए कि कहीं गए जंगल में और वहाँ पे वो खेती की, फिर वहाँ से वो हस्तांतरित हो गए, कहीं और जगह गए, मानसून के हिसाब से, जिस तरह से मानसून आती है उस हिसाब से। झूम मतलब कि घूम घूम के खेती करना, ठीक, एक जगह पे नहीं करना। वहाँ पे लकड़ियों को जलाते थे, खेती करते थे, फिर वहाँ से वो ट्रांसफ़र होके कहीं और एरिया में चले जाते थे। 7 है कि ईसाई मिशनरियों के द्वारा धर्म प्रचार से जनजातीय लोग चिढ़ गए, क्योंकि जनजाति लोगों का अपना खुद का एक धर्म था, और ये लोग ईसाई मिशनरी 1813 चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में प्रचार किया गया। मतलब उन लोगों को मिल गया अधिकार कि आप लोग जा सकते हैं भारत में और अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। तो इससे भी, इसकी वजह से भी इन लोगों को लगा कि हमारी जो है ना संस्कृति, हमारे जो धर्म है, हमारी जो विरासत है, उसमें लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं। हमारी सामाजिक या हमारी रीति, हमारे परंपराओं को ये लोग भंग कर रहे हैं, इसलिए भी ये लोग और ज़्यादा रुष्ट हो गए थे। तो इस प्रकार से देखिए कितने सारे पॉइंट बन रहे हैं, और भी पॉइंट हम लोग एक दो अपने से चाहें तो ऐड कर सकते हैं, पर इतना नहीं स्पेस होता है कि लिख सकें। तो इन दो दो लाइन को भी आपको शॉर्ट में ऐसे बनाना होगा, दो दो पॉइंट में बनाना होगा। जैसे सिर्फ इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं 7 वाला, कि लिख सकते हैं कि ईसाई मिशनरियों का धर्म प्रचार, बस। अभी इतना ये कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उतना स्पेस भी नहीं होता, उतना टाइम भी नहीं होता है। तो सिर्फ क्या लिख देना है कि ईसाई मिशनरियों का धर्म प्रचार, 7 पॉइंट, ठीक। और यहाँ पे 6 पॉइंट क्या लिख देना है कि झूम की खेती पर पाबंदी अभी लगाई गई, हटाइए, बस इतना ही शॉर्ट। झूम की खेती पर पाबंदी, यहाँ पे ईसाई धर्म मिशनरियों का धर्म प्रचार, बस। फिर यहाँ पे 5 पॉइंट लिखा जाएगा कि देसी शराब पर आबकारी टैक्स,
देसी शराब पर आबकारी टैक्स, ऐसे शॉर्ट में। देखिए इंग्लिश मीडियम वाले क्या करते हैं बच्चे, एकदम शॉर्ट में ही लिख देते हैं और टू द पॉइंट लिखते हैं, और हिंदी वाले पूरा कहानी कहानी लिखते हैं, जैसे यहाँ भी कहानी लिखा हुआ है, इसीलिए तो थोड़ा कम नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पे एकदम शॉर्ट में लिख देना है। जैसे सरकार के द्वारा यहाँ पे जनजातीय क्षेत्रों में अफीम की खेती पर पाबंदी है, तो हम लोग को क्या लिखना है, सिर्फ लिख देना है कि अफीम की खेती पर पाबंदी, बस इतना छोटा सोचिए, अफीम की खेती पर पाबंदी। क्योंकि पता ही है ना कि अंग्रेजी ब्रिटिश से नहीं कर रहे हैं, तो बाकी इतना कहानी लिखने की हर पॉइंट में क्या ज़रूरत है। और इसे फ्रेश और स्पेस भी दिखेगा और सारे कीवर्ड भी उसमें हो जाएंगे, ठीक है। तो यही कीवर्ड 7, 8 जो भी 10 है याद कर लेना है। जनजातीय प्रतिरोध 2 प्रकार के हैं। जनजातीय प्रतिरोध जो हुए वो 2 प्रकार से हुए। पहला सामान्यतः यह अकस्मात विद्रोह का रूप लेता था। सामान्यतः यह अकस्मात विद्रोह का रूप लेता था तथा ज्वालामुखी की तरह विस्फोट कर शांत हो जाता था। तो इन लोगों का जैसे था ना कि बस गुस्सा आया कुछ समूह के द्वारा, तो वो अपना विद्रोह करना शुरू कर दिए। वो गाँव में लोग कहते भी हैं ना कि मरता क्या नहीं करता, तो ये लोग को लगता था कि अब तो हम मरने वाले हैं, क्योंकि हमारी जो रोजी रोटी थी वो तो छिन गई। तो ये लोग अपना कुछ लोग का समूह बनाते थे और अचानक से जाके आक्रमण कर देते थे, बिना योजना का, बिना किसी प्लानिंग का। इसलिए तो उनकी हार भी होती थी। अगर शायद ये लोग योजना बना के अच्छे से प्लानिंग करके अंग्रेजों को हराते तो अंग्रेज कब का भाग गए होते इंडिया छोड़ के, पर ऐसा नहीं हो सका। तो ये अकस्मात विद्रोह इनका होता था तथा ज्वालामुखी की तरह एकदम विस्फोट कर जाते थे और फिर इनको उनका विद्रोह को कुचल दिया जाता था और उसके बाद ये शांत हो जाते। इन विद्रोहों को आधुनिक विचारधारा का समर्थन प्राप्त नहीं था और इनके पास कोई मतलब आधुनिक विचारधारा नहीं थी। उनको ये भी नहीं पता था कि हम विद्रोह करके हम किस राज्य का स्थापना करेंगे, अपना खुद का राजतंत्र या फिर लोकतंत्र। लोकतंत्र का तो कोई कंसेप्ट लोग जानते तक नहीं थे। इसलिए इसमें प्रतिरोध में या तो धर्म या मसीहावादी दृष्टिकोण का इन लोगों ने सहारा लिया, क्योंकि इनके पास कोई एक होता है ना कि लोगों का समूह बनाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए कुछ चाहिए लोगों को, जिस आधार पे लोग इकट्ठा हों, तो धर्म का सहारा लेते थे और मसीहावादी दृष्टिकोण को ये लोग रखते थे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे अगर लोगों को एकजुट, धर्म क्यों जरूरी है हमारे समाज में? धर्म तो मतलब बहुत सारी बुराइयां भी फैला रही हैं, खैर है तो अच्छा इसका मतलब उद्देश्य, लेकिन उसके कहीं ना कहीं मिसयूज बहुत ज़्यादा है, यूज से ज़्यादा यहाँ पे मिसयूज हो रहे हैं। जब हम लोग अंग्रेजों से आज़ादी हो रहा था, आज़ादी के समय 1892-93 में बाल गंगाधर तिलक ने मुंबई में 1893 में गणपति महोत्सव का उन्होंने शुरुआत किया। उनका मेन उद्देश्य ये नहीं था कि धर्म, उनका मेन उद्देश्य था कि इसी धर्म के बहाने, इसी उत्सव के बहाने लोग एकत्रित होंगे और उनके में लोगों के अंदर सामाजिक और राजनीतिक चेतना का प्रसार किया जाएगा और लोगों को एकत्र करने का माध्यम बनाया गया धर्म। बाद में भले ही धर्म क्या क्या रूप ले लिया वो अलग बातें हैं। तो अभी तो हम लोग का मतलब कि रिसेंट है बाल गंगाधर तिलक 1893 वाली घटना, सभी लोग को पता होगा। उसी प्रकार से इसमें भी खुद को कहे थे कि संथाल विद्रोह में भी कहा गया था कि मेरे सपने में ईश्वर आए थे और उन्होंने कहा कि तुम लोग एक हो जाओ और फिर एकजुट होकर के इनको भगाओ, देखुओं को भगाओ, सारे देखो इन द सेंस जितने भी लोग मेरा शोषण कर रहे हैं हम लोग का, चाहे वो साहूकार हो या जमींदार हो। तो इस प्रकार से इन लोगों ने क्या किया कि लोगों को एकत्रित किया। तो यही है जनजातीय प्रतिरोध 2 प्रकार के था। पहला हो गया सामान्य विद्रोह जो कि धर्म और मसीहावादी दृष्टिकोण था, और दूसरा है आंतरिक धार्मिक एवं सामाजिक सुधार। तो सामाजिक सुधार की भी आवश्यकता थी, इसलिए भी विद्रोह हुआ था। यह ईसाई मिशनरियों के धर्म प्रचार की नीति के विरुद्ध एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया भी थी। तो चूंकि धार्मिक सुधार के लिए सामाजिक सुधार की वजह से ईसाई मिशनरी आए, तो इन लोगों का गुस्सा तो फूटा, परंतु कहीं ना कहीं इन लोगों को ये भी पता लगने लगा कि हमारे जो मतलब हमारा जो समाज है, हमारी जो परंपराएं हैं, उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं खामियां हैं। इसलिए तो लोग उनकी बातों में जल्दी से जल्दी आ रहे हैं, मैनिपुलेट हो रहे हैं। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं ये लोग सामाजिक अपना खुद का धर्म में सुधार करने की भी आवश्यकता महसूस किए, और उसका जो है ईसाई मिशनरी, तो उनके विरुद्ध इन लोगों ने स्वाभाविक प्रतिक्रिया भी दिया था। तो इन 2 प्रकार के आंदोलनों की हो गया कि मतलब 2 प्रकार से किए थे, और इसके अब स्वरूप देखते हैं हम लोग। इस आंदोलन का स्वरूप क्या था?
इन विद्रोहों से दृष्टि रखने पर यह ज्ञात होता है कि ये किसी स्पष्ट विचारधारा या कार्यक्रम प्रेरित नहीं था, अपितु तत्कालीन कष्ट निवारण उद्देश्य से प्रेरित था। तो इन सारे बातों को पढ़ने के बाद, सीखने के बाद तो समझ आ ही रहा है कि ऐसा कोई नहीं था कि ये प्रायोजित था या फिर इनकी कोई स्पष्ट विचारधारा थी। यह तत्कालीन कष्ट निवारण उद्देश्य से प्रेरित था। साथ ही ये अपने संगठन निर्माण, धार्मिक तथा मसीहावादी दृष्टिकोण का इन्होंने सहारा लिया था। इसके बाद भी हम इन्हें पंचमुखी नहीं मान सकते हैं, पक्ष विमुखी नहीं मान सकते हैं, क्योंकि जनजातीय लोग आधुनिक विचारधारा से प्रेरित नहीं थे। तो ऐसा नहीं था कि ये लोग आंदोलन करके बहुत एक अच्छा स्वराज की स्थापना करते या फिर बहुत अच्छी परंपरा और समाज का नींव रखते, ऐसा भी नहीं था। इसलिए हम इसे पक्षमुखी आंदोलन नहीं माना जा सकता है। अतः इन्हें संगठित करने के लिए धार्मिक प्रतीकों का सहारा लेना बहुत ही स्वाभाविक था, क्योंकि इनके पास कोई उद्देश्य नहीं था, कोई मोटो नहीं था। तो लोगों को जागरूक या लोगों को युद्ध करने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए तैयार करने के लिए इनके पास एकमात्र विकल्प बचा था, कहीं ना कहीं धार्मिक प्रतीक और उनके सहारा। और अगर अंग्रेज ईसाई मिशनरियों का हस्तक्षेप नहीं बढ़ता भारत में, तो शायद ये इतने बड़े स्तर पे युद्ध होती भी ना। यह विद्रोह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रारंभिक प्रतिरोध को अभिव्यक्त करता है, इसलिए हम इसे राष्ट्रवाद का लघु चेतना कह सकते हैं। खैर हो चाहे किसी भी तरीके से प्रतिरोध, लेकिन ब्रिटिशर्स का प्रतिरोध तो हुआ, इसलिए इसे लघु चेतना कहा जा सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं अपना इनके जो कष्ट हो रहा था उसके लिए इन लोगों ने आवाज उठाई, वो खुद में एक तरह से विद्रोह है चेतना का। क्योंकि एक गुलाम अगर अपनी गुलामी, चाहे किसी भी प्रकार के हो, पूंजीवादी अगर गुलामी कर रहे हैं तो वो भी एक तरह से गुलामी होता है। अगर उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं तो उसको चेतना का ही पुनरुद्भव कहते हैं। ठीक है, तो लघु चेतना इसको कह सकते हैं। अब हम लोग तो समझ गए कि जनजातीय विद्रोह का कारण क्या था, पॉइंट वाइज भी देख लिए। अब है स्वरूप क्या था, ये भी देख लिए, और इन लोगों ने किस तरीके से किया। संथाल विद्रोह 1855 से 56। ठीक है, संथाल विद्रोह 1855 से 56। संथाल विद्रोह 1855 से 56 में प्रारंभ हुआ था। इसका उद्भव भागलपुर से लेकर के झारखंड तक महसूस किया गया, अर्थात कि संथाल विद्रोह भागलपुर से शुरू हुआ था और झारखंड तक यह फैला हुआ था। प्रशासकों को अपने नीतियों में परिवर्तन के लिए बाधित कर दिया गया। संथाल विद्रोह के कारण भी वही थे जो अन्य जनजातीय विद्रोह के थे। अन्य जनजातीय विद्रोह से इनके कारण अलग नहीं थे, इनको भी कहीं न कहीं बाहरी लोगों के द्वारा दबाया जा रहा था, इनके अधिकार छीने जा रहे थे और इनकी स्वतंत्रता या दिनचर्या को प्रभावित किया जा रहा था। लेकिन इसके कारण में एक नई समस्या थी, रेलवे लाइन का निर्माण जुड़ गए थे। तो बाकी जनजातीय के जो कारण थे वही सेम थे, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा इनको जाति इनके साथ हुआ था, रेलवे लाइन का निर्माण। क्योंकि उस टाइम भागलपुर से झारखंड उधर रेलवे का निर्माण हो रहा था, तो रेलवे के निर्माण में इनके मतलब जो संथाल जनजाति के लोग थे, इनसे वहाँ पे मजदूरी कराई गई थी। संथाल विद्रोह का प्रारंभ 1854 में ही छिटपुट घटनाओं के साथ हुआ था। तो मेन था कि इनसे काम करा करके उनके पगार नहीं दिए गए थे। एक तरह से मतलब इनके साथ बहुत जाते ही हुआ था, क्योंकि काम कराए तो आप पगार दीजिए, क्योंकि श्रमिक है वो, अगर पगार नहीं मिलेगा तो क्या खाएंगे। और फिर उनके जो जंगलों के अधिकार थे वो तो छीन लिए गए थे। तो कहीं ना कहीं इसलिए भी ये भड़क उठे थे। संथाल विद्रोह का प्रारंभ 1854 में ही छिटपुट घटनाओं के साथ हुआ था। संथाल विद्रोह का स्टार्टिंग 1854 में ही हो गया था। 55-56 तो है ठीक है, लेकिन 54 में ही स्टार्ट हो गया था छोटी मोटी घटनाओं के साथ, जब उन्होंने स्थानीय व्यापारियों और महाजनों पर हमले किए थे। तो वो चूंकि स्थानीय व्यापारी लोग भी इनका शोषण कर रहे थे, और महाजन जैसे जो ऋण देते हैं, ऋण पहले अभी भी मतलब कुछ समय पहले, अभी तो गवर्नमेंट दे रहा है, नहीं तो अभी भी लोग देते हैं ना अपना खुद का, तो 10% और फिर 15% पे देते हैं, वो भी मंथली। जैसे बैंक देता है 15% पे दे रहा है, तो वो वार्षिक देता है ना, यहाँ पे लोग मंथली देते हैं 10%, 15% पे।
ब्याज लेकर के और 1 साल के बाद चक्रवृद्धि ब्याज ऐड करते हैं। तो एक गरीब इंसान अगर महाजन मतलब कर्ज लेता है तो फिर वो उससे कभी नहीं उबर पाता है, वो कभी उसको निकल नहीं पाता है और उस पे कर्ज बढ़ते जाते हैं और एक समय ऐसा आता है, इतने कर्ज बढ़ जाते हैं कि वह कर्ज देने में सक्षम नहीं होता है। और जब कर्ज देने में सक्षम नहीं होगा तो उनसे बंधुआ मजदूरी या फिर यहाँ तक कि पहले ऐसे था कि बंधुआ मजदूरी एक जनरेशन तो किया, अब वो मर गया, उसके कर्जे नहीं चुके ना, चुकते हुए, तो उसके बेटे भी उसकी गुलामी करेंगे, बंधुआ मजदूरी करेंगे, ऐसे सीन थे। तो फारिन के पास कोई चारा नहीं था, तो इसलिए इन लोगों ने क्या किया कि हमला किया और उन्हें क्षति पहुंचा दी। ये व्यापारी और साहूकार जो थे उनके साथ छल और धोखे के साथ पेश आते थे। इनका तो वही काम ही था, ये भी लुटेरे थे मिलके अंग्रेजों के साथ। आदिवासियों पर नई व्यवस्था के कारण आर्थिक दबाव बढ़ रहा था, क्योंकि आदिवासी इन सब चीज़ों से अनभिज्ञ थे, उन्हें कुछ आइडिया नहीं था इसके बारे में और वो अपना खुद का अलग थलग मुख्य धारा से अलग थी ना, उनको नहीं इतनी नॉलेज थी समाज की, तो वो मतलब बहुत ज़्यादा आर्थिक दबाव झेल रहे थे। जीविकोपार्जन के लिए उन्हें पहले जैसी सुविधाएं भी नहीं मिल रही थी, पहले वो जंगलों पर आश्रित थे, अब उन्हें ये भी फैसिलिटी मिल नहीं रहा था। लगान देने में वह असमर्थ थे और ऊपर से उनके ऊपर लगान लाद दिए गए थे, टैक्स, जो कि वो चुकता नहीं कर पा रहे थे। इससे मजबूर होकर के वो साहूकारों के पास जाते और साहूकारों से कर्ज लेते और कर्ज लेके अपना भरण पोषण करते और फिर लगान देते थे, जिसकी ब्याज की दर अधिक थी। ऋण नहीं लौटाने पर साहूकार उन्हें निजी सेवा के लिए बाध्य करते थे। उनकी महिलाओं का, यहाँ तक कि उनकी महिलाओं का यौन शोषण भी करते थे। सोचिए कितनी निंदनीय है और गिरे हुए स्तर के लोग थे कि मतलब वो अगर कर्ज नहीं दे पाया तो महिलाओं का यौन शोषण भी हुआ करता था। इस शोषण के विरुद्ध इंसाफ की कोई भी उम्मीद नहीं थी और वहाँ पे ऐसा भी नहीं था कि वो गलत कर रहे हैं तो कोई इंसाफ दे, क्योंकि वही शासक हैं और वही शोषक हैं। ठीक, तो शोषण भी वही कर रहे हैं और राजा भी वही है, तो फिर उनके खिलाफ कौन बोलेगा, क्योंकि पुलिस और अदालत जो दोनों था वो शोषण करने वालों के साथ थे। पुलिस और अदालत तो उनकी ही थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इन लोगों ने मिलकर के बुरी तरह से इन लोगों का शोषण किया हर तरह से। एक तो इनकी संपत्ति पे कब्जा जमाया, फिर इनको ही कर्ज दे रहे हैं और कर्ज नहीं लौटाने पे वो भी कर्ज इसलिए कि लगान दो पल की रोटी खाओ। वो भी रोटी कैसे खाएगा, रेलवे लाइन में कार्य भी देखिए, यहाँ पे दिया भी रेलवे लाइन में कार्य किया, लेकिन उनको पैसे ही नहीं दे रहे हैं आप लोग, क्या ही बोला जाए, कैसे कैसे लोग थे। 19वीं सदी के मध्य भारत में रेलवे का विकास होने लगा था और कई नगरों के बीच रेल संपर्क बढ़ाने के लिए पटरियों के बिछाने का काम प्रारंभ हुआ था। और इसी बीच भागलपुर से वर्धमान के बीच रेल पटरी बिछाने का कार्य हुआ। ये कीवर्ड है, भागलपुर से वर्धमान के बीच रेल पटरी बिछाया गया, भागलपुर से वर्धमान के बीच। ठीक, इसको याद करना, भागलपुर से वर्धमान के बीच रेल पटरी बिछा। इस कारण से बड़े पैमाने पर जंगल की वहां पे कटाई हुई थी और जंगल की कटाई के साथ साथ भूमि अधिग्रहण भी हो रहा था, जिससे संथालों की आजीविका प्रभावित हो रही थी। अब जंगल काट के जो भूमि संथालों की थी, अब इन लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया अगल बगल के जमीन रेलवे लाइन के। ठीक, जमीन के साथ उनकी आस्था और विश्वास जुड़ी हुई थी, क्योंकि संथालों की जमीन के साथ उनकी आस्था और विश्वास जुड़ी हुई थी, यहाँ तक कि वो मतलब जंगलों को अपना देवी देवता कुछ नाम दे के पूजा वूजा करते थे कि मीरा है वगैरह वगैरह, जो आहत हो रहा था उनकी आस्था और विश्वास को, क्योंकि उनके मान लीजिए कोई जंगल है, कोई रास्ता है, वहां पे उनके भगवान है, देवी हैं, अब उसको भी काट के फटा रहे, तो उनकी भावनाएं तो आहत होंगी ही। रेल लाइन से जुड़े ठेकेदार और अंग्रेज अधिकारी जो थे, इनसे बेगारे ले रहे थे। बेगारे इन द सेंस कि इनसे मजदूरी करवा रहे थे, अपना निजी मजदूरी भी करवा रहे थे। और साहूकार और व्यापारी तो कर रहे थे, इनके साथ साथ जो अंग्रेज अधिकारी थे वो भी इनकी महिलाओं का यौन शोषण कर रहे थे। मतलब कोई भी क्रांति या विद्रोह होता है ना, महिलाओं को मतलब कि बहुत ही ज्यादा बच्चे और महिलाओं को बहुत ही ज्यादा शोषण किया जाता है इन लोगों के द्वारा, तथा मारपीट भी कर रहे थे विरोध करने पे। इस उत्पीड़न की स्थिति लगभग उस सभी क्षेत्र पे पड़ रहा था जिसमें संथाल रहते थे। तो वो पूरा एरिया ही संथालों का था, भागलपुर से झारखंड का, उधर रेल लाइन बिछ रही थी, तो उधर सभी न कहीं वो संथाल इफेक्ट प्रभावित इससे हुए थे। इसका परिणाम हुआ कि
वीरभूमि, सिंहभूम, बांकुरा, हजारीबाग, भागलपुर और मुंगेर तक फैल गया था। मतलब कि इसके इफेक्ट से कोई भी बच्चा छूता नहीं रहा था। वीरभूम, सिंहभूम जो कि अभी झारखंड में है, बांकुरा, हजारीबाग ये सभी झारखंड में, झारखंड के उत्तरी मतलब जो बिहार से सटे हुए हैं आसपास के एरिया, और बिहार का भी का भागलपुर और मुंगेर। तो 4 हो गए यहाँ पे झारखंड के, बीरभूम, सिंहभूम, बांकुरा, हजारीबाग। बीरभूम, सिंहभूम, बांकुरा, हजारीबाग, इसको याद करना है। बीरभूम, सिंहभूम, बांकुरा, हजारीबाग, ठीक। और बिहार का 2 भागलपुर और मुंगेर तक फैल गया था। प्रारंभ में साहूकारों, महाजनों और अनाज के व्यापारियों पर इक्के दुक्के हमले हुए। जब इनके संरक्षण में प्रशासन उपाय किए तब संथालियों का सामना पुलिस और फौज से हुआ। तो स्टार्टिंग में मतलब वो जिससे गुस्सा थे, जैसे साहूकार, महाजन जो उनको तंग करते थे, परेशान करते थे, उनका शोषण करते थे, उनके खिलाफ वो लोगों ने मतलब किसी को आक्रोश आया उनको मार दिया। तो अब पुलिस का तो कार्य है आके वहाँ पे प्रोटेक्शन देगा उन साहूकारों को, क्योंकि ये लोगों मिली भगत भी था। तो पुलिस आ करके इन लोगों को हिरासत में लिया या फिर इनको फिर ये टॉर्चर करना पड़ा। तो तब जाकर के इन लोगों का पुलिस और फौज से सामना हो गया। इस विद्रोह की विशिष्टता यह था कि इसका स्वरूप एक प्रकार का मसीहाई या अर्ध धार्मिक था या अर्ध देवत्व था। मतलब पूरी तरह से धार्मिक नहीं था, लेकिन मतलब इस विद्रोह को करने के लिए धर्म का सहारा लिया गया, पर इसके कारण कुछ और थे। विद्रोह का मुख्य नेता सिद्धू और कान्हू थे। सिद्धू और कान्हू और इनके भाई भी थे, चांद और भैरव, 4 लोग थे। एक ही परिवार के थे सदस्य, सिद्धू, कान्हू और चांद और भैरव, ठीक। यहाँ पे 2 ही नाम दिया हुआ है। तो लेकिन मुख्यतः माना जाता है सिद्धू कान्हू का ही नेतृत्व। इसमें सिद्धू ने विशेष रूप से यह संदेश दिया कि उसने ठाकुर उनके देवता थे। तो इसको याद करना, संथालों के देवता कौन थे? ठाकुर, ठीक है। संथालों के देवता थे ठाकुर। जो सिद्धू कान्हू में से जो सिद्धू था, उन्होंने कहा कि ठाकुर जो हमारे देवता हैं, उन्होंने मतलब कि तो रात में हम सोए थे, हमको सपना आया, उन्होंने आदेश दिया सपने में आकर के कि देखो, उठो, जागो और संघर्ष छेड़ो, चुपचाप क्यों सो रहे हो, मतलब ऐसे करके। अब इमेजिन कीजिए बस, कितना मतलब इंटरेस्टिंग आता है इसको पढ़ने में, नहीं? उठो, जागो, लड़ो, सो क्यों रहे हो, ठीक है। तो ऐसा उन्होंने कहा, लोगों को बताया। और इसके बाद इन्होंने संघर्ष छेड़ा और इसमें भाग लेने वाली रक्षा और सुरक्षा ठाकुर देवता करेंगे। और उन्होंने कहा कि तुम जाओ, लड़ो, उठो और हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, ठीक है। और ये जाकर के सुबह सुबह सभी लोगों को बता दिया, सभी लोग एकदम खुश हो गए। इस विश्वास ने संघर्ष के प्रति संगठन ने शक्ति प्रदान किया। लोगों को यकीन हो गया कि हमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे साथ हमारे देवता हैं, हमारे देवता ठाकुर हमारे साथ है, उन्होंने खुद कहा है, ठीक। विद्रोहियों ने लूट के साथ साथ हत्याएं भी की। और विद्रोही ने क्या किया कि लूटना अब शुरू कर दिया, क्योंकि अब उनको किसी बात का डर है। डर तो भगवान से ही लगता है और उनके भगवान ही साथ हैं, तो उनको तो डर ही नहीं है किसी बात का। तो उन्होंने लूटपाट मचाना शुरू किया, लूट किया, उसके साथ साथ हत्याएं भी इन्होंने की। सरकार ने भी क्रूर दमन चक्र चलाया। सरकार ने भी इनको कुचलने के लिए क्रूरता पूर्वक इनको दबाने का प्रयास किया। सभी नेताओं की हत्या कर दी और उनके जितने भी मुख्य नेता थे, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव जो भी थे, इन सभी की हत्या कर दी गई। कुछ नेताओं को बंदी बना करके सजा दी गई और संथाल क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। मार्शल लॉ वही कर्फ्यू, मतलब कि कोई नहीं आएगा, कोई नहीं दिखेगा, 2 से ज़्यादा, ये सब चीज़ें, मार्शल लॉ लागू कर दी गई। संथाल विद्रोह जनजातीय विद्रोह के इतिहास में एक परिवर्तन बिंदु था। तो जनजातीय विद्रोह तो होते रहते थे छोटे मोटे बहुत, लेकिन यह एक तरह से परिवर्तन बिंदु था, क्योंकि यह थोड़ा व्यापक पैमाने पे हुआ था। इसके बृहद रूप को देखते हुए सरकार को भी प्रशासनिक सुधार और परिवर्तन की जरूरत महसूस हुई। और चूंकि भले ही इसको दबा दिया गया, इसको कुचल दिया गया, लेकिन सरकार कहीं न कहीं इससे समझ आ गया कि अगर हम अपने कानून और नियम में परिवर्तन नहीं करते हैं तो ऐसे हजारों सैकड़ों विरोध होंगे, जो कि हम मतलब कोई भी सरकार होती है उसका आंदोलन कुचलने में बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, या फिर उनके पैसे और धन जन, उनके भी तो सैनिक मारे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के जो सैनिक है वो नहीं मारे जाते, वो भी मारे जाएंगे। तो इसलिए उन लोगों ने परिवर्तन की जरूरत महसूस की थी।
अतः संथाल परगना नामक नई प्रशासनिक इकाई का उदय हुआ और फाइनली जाकर के संथाल परगना नामक एक नई प्रशासनिक इकाई का इन लोगों ने गठन कर दिया कि उनके जनजीवन में जितना तुम लोग इंटरफेयर किए हो ना, जल्दी से जल्दी वहां से बुढ़िया बिस्त समेट के निकलो, ऐसा उन्होंने ऊपर से आदेश है। ठीक। आदिवासियों के सामान्य जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप को नियंत्रित किया गया कि आदिवासियों के जो अधिकार हैं उन्हें मतलब कुछ लिमिट में सीमित में, पहले जैसा तो फ्रीडम नहीं दिया, उनको वापस कर दो और फिर उसमें नियंत्रित मतलब हस्तक्षेप नहीं करना है उनके एरिया में, ठीक, नहीं जाना है। तो फाइनली इनका मतलब सफल रहा, एक तरह से सफल ही रहा। भले ही इनके नेता मारे गए पर वो अपने लोगों के लिए करके गए जो वो करना चाहते थे, ठीक। तो असफल तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन भले सरकारी डाटा के अनुसार तो असफल ही बोला जाएगा। अब नेक्स्ट है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह एक सुधारवादी प्रयास के रूप में प्रारंभ हुआ था। मुंडा विद्रोह एक सुधारवादी प्रयास के रूप में प्रारंभ हुआ था। इस विद्रोह के संस्थापक बिरसा का जन्म 1875 ईस्वी में रांची के चालकंद गांव में हुआ था। मुंडा विद्रोह एक सुधारवादी प्रयास था और यह विद्रोह के संस्थापक बिरसा मुंडा थे और इनका जन्म हुआ था बिरसा मुंडा का 1875 ईस्वी में। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 1875 ईस्वी में। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 1875 ईस्वी में, ठीक। और कहाँ पे हुआ था? तो रांची के चालकंद गांव में। कहाँ हुआ था बिरसा मुंडा का जन्म? तो रांची के चालकंद गांव में, ठीक। उन्होंने अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त किया था, इसलिए उन्हें ईसाई धर्म की भी जानकारी थी। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा ली और ईसाई धर्म के बारे में भी कुछ वो जानकारी रखते थे। तत्कालीन सामाजिक जीवन में जो परिवर्तन आ रहे थे उसके कारण मुंडा समाज में चिंता का वातावरण, इसलिए उन्हें ईसाई धर्म की भी जानकारी थी। तत्कालीन सामाजिक जीवन में जो परिवर्तन आ रहे थे उसके कारण मुंडा समाज में चिंता का वातावरण था। बिरसा ने इसे दूर करने के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया। उन्होंने नैतिक आचरण की शुद्धता, आत्मसुधार और एकेश्वरवाद का उपदेश दिया था। इन्होंने अनेक देवताओं को छोड़कर एक देवता की आराधना का भी उन्होंने उपदेश दिया था। उन्होंने बताया कि सिंह बोंगा, जो कि इनके देवता थे, मुंडाओं के देवता थे सिंह बोंगा, जैसे कि ठाकुर थे ना संथालों के देवता, उसी प्रकार से मुंडाओं के देवता थे सिंह बोंगा। तो उन्होंने मतलब कि बिरसा मुंडा ने बताया कि सिंह बोंगा के दया से समाज में पुनः एक आदर्श व्यवस्था आएगी और शोषण का काल समाप्त होगा। तो उन्होंने लोगों को आशा दिया, अपने लोगों को उम्मीदें दी कि मतलब दुख के बादल छट जाएंगे बहुत ही जल्द। लोकोक्ति भी है कि दुख के बादल बहुत ही जल्द छट जाएंगे, हमेशा एक जैसा दिन नहीं रहेगा। तो उन्होंने अपने लोगों को समझाया कि सिंह बोंगा की दया से हमारे समाज में पुनः एक आदर्श व्यवस्था आएगी और शोषण का काल बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएगा। उसने ब्रिटिश सत्ता के अस्तित्व स्वीकार करते हुए अपने अनुयायियों को लगान न देने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि आप लोग ब्रिटिशर्स को लगान नहीं दीजिए। उनके उपदेशों से प्रभावित होकर उनके अनुयायियों ने आंदोलन को व्यापक प्रसार दिया और फिर बिरसा मुंडा के से प्रभावित होकर के लोगों ने मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इनका बात को फॉलो किया और लगान देने से इनकार कर दिया। आंदोलन की बढ़ती हुई लोकप्रियता से सरकार को चिंता होने लगी और फाइनली 24 अगस्त 1895 को बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया। क्योंकि इनकी बातों से बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे थे और सभी को अच्छा लगेगा ना, लगान नहीं देना है और फिर एक यूनिटी है, ये रक्षा करने के लिए भी जिम्मेवारी लिए थे कि हम आप लोग की रक्षा करेंगे और आप लोग लगान देने से मना कर दीजिए। तो लोगों में एक उत्साह और खुशी का लहर था और इसकी वजह से सरकार को चिंता थी कि मतलब कहीं ना कहीं यह आंदोलन व्यापक रूप ना ले। इसके लिए उन्होंने 24 अगस्त 1895 को बिरसा मुंडा को सबसे पहले कब गिरफ्तार किया गया? तो 24 अगस्त 1895। बिरसा मुंडा 24 अगस्त 1895 को गिरफ्तार हुए थे। नवंबर 1895 में उन पर मुकदमा चला करके जेल की सजा दी गई थी। अगस्त में गिरफ्तार हुए और नवंबर में उन पर मुकदमा चलाया और वो गिल्टी पाए गए, दोषी पाए गए और उन पर जेल की सजा दी गई। महारानी विक्टोरिया हीरक जयंती के अवसर पर 1898 में बिरसा को रिहा किया गया।
तो महारानी विक्टोरिया की जयंती थी और उसी के उपलक्ष्य में 2 साल के बाद 1898 में बिरसा मुंडा को रिहा 3 साल हुआ ना, 95 से 98, तो वही दिसंबर नवंबर में हुआ था, तो 2 साल मान लीजिए। 2 साल में 1898 में इनको रिहा कर दिया गया। अब आंदोलन में पुनः जोर पकड़ा। ये रिहा होने के बाद ऐसा नहीं है कि चुपचाप जाके घर में बैठ के डर के मारे, नहीं, इन्होंने फिर से आंदोलन मतलब कि और तीव्र रूप ले लिया और 1899 से 1900 के बीच में बिरसा ने अपने प्रचारकों के साथ अनेक स्थानों पर प्रचार कार्य शुरू कर दिया और उन्होंने विदेशी शासकों के विरुद्ध युद्ध के लिए तैयार किया। बिरसा के अनुयायी जो थे वो यूरोपीय मिशनरियों पे छापेमारी किए, जिससे कि हिंसक घटनाएं हुई। तो बिरसा मुंडा के अनुयायी यूरोपीय मिशनरियों पे छापेमारी भी करते थे, जिससे कि यूरोपीय मिशनरियों भी तो शांति से नहीं बैठेंगे, छापेमारी हो गई तो दोनों तरफ से युद्ध होती थी और लोग मारे जाते थे और हिंसक घटनाएं होती थी। फाइनली 18 फरवरी जाकर 1900 में बिरसा को पुनः बंदी बना लिया गया। इनको 98 में छोड़ा ही गया था, 95 में गिरफ्तार हुए थे सबसे पहले, फिर 98 में छोड़ा गया और उसके बाद फिर 3 साल के बाद इनकी मतलब कि इन्होंने फिर से विद्रोह को स्टार्ट किया और इस बार और ज़्यादा बड़े पैमाने पे, तो 18 फरवरी 1900 को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है। 30 मई को हैजा के रोग से बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई और इनको 18 फरवरी को गिरफ्तार हुए, 30 मई 2-3 महीना में इनको हैजा के रोग के कारण बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई थी, जिससे इस आंदोलन का अंत हो गया। लेकिन परिणाम बहुत ही उत्साहपूर्ण इसका रहा था, क्योंकि लोगों में एक तरह से मतलब कि अपना हो रहे शोषण के विरुद्ध लड़ने की क्षमता आ गई थी और फिर लोग बहुत ज़्यादा जागरूक भी हो गए थे, क्योंकि उसके पहले 1897 की क्रांति, बहुत सारी क्रांतियाँ हुई थी, तो कहीं न कहीं, और उस समय कांग्रेस का भी स्थापना हो चुका था, तो बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट देखने को मिला। ठीक है। अब इसके बाद ये वीडियो समाप्त हो जाता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे चंपारण सत्याग्रह, जो कि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।